तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेष लगन वालों के लिए अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा। ये आपके सामने आपका चार्ट प्रदर्शित हो रहा है। ये अक्टूबर 2022 के अनुसार ही तैयार किया गया है। हो सकता है किसी भी ग्रह की स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गोचर को देखेंगे, उसके बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे। अगर सूर्य की स्थिति को देखा जाए गोचर में, तो 17 अक्टूबर तक ये कन्या में रहेंगे। इसके बाद ये तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे। 2 अक्टूबर को ये कन्या में ही मार्गी हो रहे और 26 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करने लगेंगे। शुक्र 18 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे। इसके बाद ये तुला में चले जाएंगे। मंगल 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहेंगे। इसके बाद मिथुन में गोचर करेंगे। गुरु अभी मीन में वक्री चल रहे हैं। शनि 23 अक्टूबर तक मकर में वक्री रहेंगे और चंद्रमा 1 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। अभी राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले आपके लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका लग्नेश मंगल है और मंगल आपकी कुंडली में लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है। ऐसे में मंगल का गोचर आपके दूसरे और तीसरे भाव में इस महीने में रहेगा। तो दूसरे भाव में मंगल 16 अक्टूबर तक रहने वाले। ऐसे में कोई पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ हो सकता है। आपको अपने इन-लॉज से लाभ हो सकता है। आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बनाने के लिए या प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए खुद और फैमिली की सहायता लेनी पड़ सकती है। हालांकि आपको खुद भी प्रयास करने होंगे इसके लिए और फैमिली की सहायता भी आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मंगल का आना आपकी खान पान की आदतों को थोड़ा बिगाड़ सकता है या कुछ आप बहुत गर्म चीजें ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मंगल का आपके वाणी स्थान में आना आपकी वाणी को काफी ज्यादा उग्र बना देगा। तो आप अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें। मंगल का ये गोचर आपको काफी लाभ देगा, कोई प्रॉपर्टी जैसा लाभ भी दे सकता है। यहाँ पर मंगल का आना, मंगल यहाँ से देख रहे हैं आपके अष्टम भाव को, तो अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो अष्टम भाव से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनमें से अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो उससे आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। इसी तरीके से आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा है या कोई और ऐसा काम कर रहे हो तो उससे भी आपको फायदा होगा। अब मंगल सेकंड हाउस में आ रहे हैं तो यहाँ पर परिवार के सदस्यों के साथ कई कई बार आपका मनमुटाव होने के भी चांसेस बनते हैं। तो आपको अपना व्यवहार काफी अच्छा रखना पड़ेगा। इसके बाद मंगल यहाँ से चेंज होंगे और आपके तीसरे भाव में गोचर करने लगेंगे। मंगल का ये चेंज 16 अक्टूबर को होगा। तो मिथुन राशि में जाने के बाद मंगल आपको ताकत काफी ज्यादा देंगे। आपके शरीर में काफी ज्यादा एनर्जी रहेगी। आपको ऐसी क्षमता देंगे कि आप कोई भी काम कर सकें। तो मंगल का आपके तीसरे भाव में जाना ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। हालांकि आपको अपने भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखने होंगे। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ भी आपको अच्छा व्यवहार करना होगा। ये मंगल की ऊर्जा का उपयोग आपको ऐसे कार्यों में करना चाहिए जहां पर आपको शारीरिक क्षमता की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो या जहां पर आपको कोई भी जोखिम लेने की आवश्यकता हो। तो मंगल का तीसरे भाव में जाना, आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़े ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे यहाँ। और मंगल का तीसरे घर में होने से आप कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, उसको समय से पहले पूरा करेंगे। जो भी आप टारगेट निर्धारित करेंगे उससे पहले ही आप किसी काम को पूरा कर सकते हैं। तो मंगल का तीसरे भाव में जाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। आप बहुत ज्यादा एक्टिव होकर काम करेंगे। तो मंगल का गोचर कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का गोचर देखिए, शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर तक ये कन्या में है। इसके बाद तुला में आ जाएंगे। तो शुक्र का जो कन्या में गोचर है, यहाँ पर बुध इनका नीच भंग भी कर रहे हैं और शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे घर के स्वामी और सप्तम घर के स्वामी होकर आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ी बहुत परेशानी आपको जरूर आ सकती है अपने कार्यस्थल पर। आपको अपने कार्यस्थल पर जो स्त्रियां आपके साथ अगर कोई काम कर रही हैं तो थोड़ा सा उनसे सावधान रहना होगा। आपको पार्टी करने से बचना चाहिए। अपने कार्यस्थल पर आपको पार्टी करने से थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर भी रहना है और कोई फालतू के खर्चे आपको नहीं करने। ये शुक्र के गोचर की वजह से आपके पार्टनर की हेल्थ का कोई इश्यू हो सकता है। आपका पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो जाएगा या कोई और प्रकार की दिक्कत आ सकती है। इसी तरह से आपको अपने परिवार के लिए, घर के सदस्यों के लिए सबसे ज्यादा चिंता रहेगी। शुक्र का ये गोचर आपको बहुत ज्यादा लग्जरी चीजों पर खर्च करने के लिए भी प्रेरित करेगा
और यहाँ पर शुक्र का आना ये दिखाता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो कोई आपको तकलीफ में डाल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा अवेयर होके ही आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो तो बिजनेस के लिए भी आप कोई लोन वगैरह ले सकते हैं। तो ये समय में पैसे का खर्चा होगा। अगर आप पैसा किसी से उधार लेते हैं तो आने वाले समय में आप उसको चुका भी पाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना भी कर्जा ना लें कि आप उसको ठीक प्रकार से पे नहीं कर पाए। तो शुक्र का यहाँ पर आना एक तरह से आपके खर्चों को बढ़ाने वाला है। आपके पास पैसे जरूर आएंगे लेकिन उतने नहीं आएंगे जितने आपको आवश्यकता है। तो शुक्र यहाँ पर आपको फालतू के कुछ खर्चे देने वाले हैं। इसके बाद शुक्र आ रही है आपके सप्तम भाव में। यहाँ केतु के साथ इनकी युति हो जाएगी तो आपको मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा असंतुष्टि देखने को मिल सकती है। और यहाँ शुक्र का आना आपका अटैचमेंट किसी और से होना, आपका अट्रैक्शन किसी और की तरफ होना, ये हो सकता है। ये सबसे ज्यादा लागू होगा पुरुषों की कुंडली में। इसके अलावा अगर स्त्रियों की कुंडली है तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, लेकिन ये प्रभाव पुरुषों की कुंडली में ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर शुक्र का केतु के साथ युति करना आपको लग्जरी चीजों से थोड़ा दूर कर सकता है, लग्जरी चीजों से थोड़ा डिटेच कर सकता है। अगर आपका शुक्र से संबंधित कोई भी बिजनेस है तो उसमें भी आपको यहाँ पर नुकसान होना या फिर बिजनेस ठीक प्रकार से नहीं चल पाना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। अगर आपने किसी से कोई पार्टनरशिप करी है तो पार्टनरशिप टूटने के भी चांसेस बन रहे। यहाँ पर शुक्र का आना ये दिखाता है कि आपका जो पार्टनर होगा, पार्टनर या तो आपके साथ ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं करेगा या पार्टनर का जो व्यवहार है थोड़ा संदिग्ध भी हो सकता है। तो आपको पूरी प्रकार से यहाँ पर शुक्र लाभ नहीं दे पाएंगे। वैसे तो देखा जाए तो ये आपके मैरिज के लिए भी एक अच्छा चांस बनेगा, बट यहाँ पर जब तक केतु है तब तक आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुध के बारे में। बुध का गोचर देखिए, बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में आपके छठे भाव के स्वामी होते हुए तीसरे घर के भी ये स्वामी है। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा अपने जो साथ वाले लोग हैं, जहां भी आप काम कर रहे हो, उनके साथ कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा, कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा। तो वहां पर आपके सूर्य भी साथ रहने वाले हैं और 17 अक्टूबर तक ये कन्या राशि में ही है सूर्य। तो ऐसे में थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स जरूर सामने आ सकती हैं। आपके अपने बॉस के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। आप जहां भी काम करेंगे आप अपने आप को ही बॉस समझेंगे वहां पर, तो ऐसा ना करें। इसके अलावा आप अपने साथ वालों के साथ जो कम्युनिकेशन है उसको ठीक प्रकार से रखें। अगर आपका कम्युनिकेशन बिगड़ता है तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आप कुछ ऐसी गलत बात बोल दें जिसकी वजह से धन की हानि आपको उठानी पड़े या किसी के साथ आपका कोई विवाद हो जाए। तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम के लिए, और आप जितना ज्यादा अपने दिमाग को काम में लेंगे, अपनी बुद्धि को काम में लेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बुध है वो बुद्धि के कारक है। ऐसे में आपको कोई भी परेशानी आती है, आपको किसी प्रकार का कोई संकट आता है, तो वहां पर आप अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अब यहाँ बुध तृतीय होकर छठे घर में आ रहे हैं तो कम्युनिकेशन को भी दिखाते हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन है अपने कार्यस्थल पर ऑटोमेटिक बढ़ सकता है। ये स्थिति 2 तारीख के बाद ज्यादा प्रभावी रहेगी। तो यहाँ पर बुध के रिजल्ट कुछ इस प्रकार से मिलने वाले हैं। उसके बाद बुध तुला राशि में भी प्रवेश करेंगे, लेकिन लगभग ये पूरे महीने ही यहाँ रहने वाले हैं छठे घर में, क्योंकि 26 अक्टूबर को ये तुला में जाएंगे। तो इसकी चर्चा हम अगले महीने के वीडियो में करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा आपके चतुर्थेश होकर शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो फैमिली की थोड़ी चिंता आपको बढ़ सकती है। इसी तरह से आपकी माता जी के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको रह सकती है। चंद्रमा का अष्टम भाव में शुरुआत में होना थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, मानसिक रूप से कोई भी बर्डन आपको दे सकता है। ये ऐसी स्थिति है जहां पर आपको अचानक लाभ भी चंद्रमा दे सकते हैं। तो यहाँ चंद्रमा का आना शुरुआत में अच्छा नहीं होगा। इसके बाद चंद्रमा यहाँ से चेंज हो रहे हैं और वो धनु राशि में जा रहे हैं। धनु राशि में जाने से आपको काफी बेहतर लाभ मिलेगा। इस समय घर से दूर की कोई यात्रा हो सकती है। आपका इंटरेस्ट धार्मिक कार्यों में बहुत ही ज्यादा रहेगा। इसी तरीके से चंद्रमा उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर में इनकी युति शनि के साथ रहेगी। शनि के साथ होने से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है डिसीजन वगैरह लेने में। इसके बाद जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये अपने रिजल्ट आपको देते जाएंगे। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य का गोचर देखिए, सूर्य आपके पंचमेश होकर आपके छठे घर में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर तक ये कन्या में ही रहने वाले। तो कार्यस्थल पर थोड़ा सा सूर्य का प्रभाव है। इस वजह से आपको अपना ईगो कंट्रोल में रखना चाहिए। आपको अपने साथ वालों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी तरीके से संतान से रिलेटेड कुछ इश्यूज जरूर हो सकते हैं। आपके जीवन में जितने भी परेशानियां चल रही होंगी, जितने भी समस्याएं चल रही होंगी, उनका मुकाबला आपको अच्छी तरह से करने के लिए सूर्य प्रेरित करेंगे।
तो यहाँ आपके अगर कोई भी बीमारी भी होती है, आपको हेल्थ इश्यूज भी कोई होता है, तो उसमें भी सूर्य आपकी सहायता करने वाले हैं। अब सूर्य आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, तो संतान से रिलेटेड कोई इश्यू हो या आपका खुद का एजुकेशनल कोई पर्पज हो, उसके लिए विदेश से कोई कनेक्शन बन सकता है या फिर कोई खर्चा हो सकता है इस तरह का। इसके अलावा आपको कोई भी सरकारी कार्य है उनमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप कोई भी गलती ना करें, वरना आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। उसके बाद सूर्य प्रवेश कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में, जहां ये केतु के साथ युति करने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होगी। केतु के साथ सूर्य की युति होना आपको अपने फादर के साथ भी रिलेशंस बिगड़ा सकती है, और यहाँ आपके पार्टनर के साथ भी बहुत सारे इश्यूज आपके क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ सप्तम भाव में सूर्य का आना आपके बिजनेस में, अगर आपने कहीं पार्टनरशिप कर रखी हो, तो बिजनेस पार्टनरशिप में काफी ज्यादा दिक्कत आप लोगों को आएगी। अब यहाँ पर आपका जो पार्टनर होगा वो आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रभाव जमा सकता है, और क्योंकि आपके लगन में राहु गोचर कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है मैरिड लाइफ को लेके। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब गुरु के बारे में। देखिए, गुरु का गोचर आपके 12वें घर में ही चल रहा है अभी, और गुरु अभी वक्री चल रहे हैं। तो जिनका भी कोई विदेश यात्रा हुई है, जिनको अपनी एजुकेशनल पर्पज के लिए विदेश यात्रा हुई है या किसी धार्मिक पर्पज के लिए यात्रा हुई है, तो उनकी जो ट्रेवल है उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं। हो सकता है कि आपने कोई प्लानिंग की हो, लेकिन आपका फॉरेन टूर किसी वजह से रुक गया हो, तो आपका जो टूर है वो जरूर पूरा होगा। यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आपने कोई भी स्टडी पर्पज के लिए कोई प्लान बनाया होगा या कोई और आपने प्लान किया होगा, वो सारे प्लान आपके पूरे होने वाले हैं। यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा गुरु के मार्गी होने का। तो जब तक गुरु यहाँ पर वक्री है, तब तक आपको क्या करना है, आपको जो पहले के कुछ पेंडिंग काम है उन्हीं को पूरा करते जाना है, और आपको उन्हीं कामों पर ज्यादातर फोकस करना है, उन्हीं कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको सोचना है। ये स्थिति में आपकी कोई भी स्पिरिचुअल ट्रेवल के अगर चांसेस बन रहे हैं, तो आपको उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए पहले से ही। आप अपने स्टडी उद्देश्य के लिए या कोई और अन्य उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहते हैं, आप कोई दान दक्षिणा कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, चैरिटी से संबंधित काम करना चाहते हैं, तो उन सब कार्यों के लिए अभी आप प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे गुरु 12वें घर में है, तो आपको भाग्य का साथ तो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई दैवीय सहायता बहुत अच्छी आपको मिल सकती है। अगर आप संकट में हैं, तो निश्चित रूप से आपका कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन बन सकता है। इसी तरह से आपकी जो इंट्यूशंस है वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं शनि के बारे में। शनि आपके लाभ स्थान और दसम भाव के स्वामी होकर अभी वक्री चल रहे हैं, और ऑलमोस्ट ये मकर राशि के जो रिजल्ट हैं सारे लगभग दे ही चुके हैं पहले। तो अभी आपको उन कार्यों पर फोकस करना है जहां पर आपके कुछ कार्य अटक गए थे। 2020 के बाद से आपके कौन से ऐसे कार्य हैं जो अटक गए थे, उन्हीं कार्यों को आपको पूरा करना है। नया कोई कार्य अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको इतना जल्दी नहीं मिलेगा, काफी वेट करना पड़ सकता है। शनि की ये स्थिति में आपका अपने जॉब से रिलेटेड कोई विदेश के साथ भी कनेक्शन बन सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव आपके जीवन में आएगा। प्रोफेशनली अगर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल स्थिति है, बिल्कुल ठहराव जैसी स्थिति है। तो आपको पिछले जो कार्य है उन्हीं पर फिर से फोकस करने की जरूरत रहेगी। इसके साथ ही शनि आपके लाभ स्थान के स्वामी होकर अगर यहाँ पर वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है धन कमाने के लिए और धन बचाने के लिए भी। तो यहाँ पर आपकी जो बॉस है उनका व्यवहार अच्छा नहीं होगा आपके प्रति, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा कोई ऐसे काम में आप फंस गए हो जहां पे आपके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी कोई जिम्मेदारी हो। तो ये स्थिति में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब शनि की जो दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ हाउस पर भी पड़ रही है, ऐसे में आपको कुछ ना कुछ व्यवधान अपने चौथे घर से संबंधित कार्यों के लिए भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि माता जी की हेल्थ है, या कोई भी आप अपना प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा बहुत व्यवधान आ ही सकता है। लेकिन क्योंकि शनि वक्री स्थिति में चल रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा भी व्यवधान नहीं आएगा, पर थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको असंतुष्टि मिल ही सकती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे राहु और केतु की। देखिए, राहु अभी लगन में गोचर कर रहे हैं और अभी इनका गोचर काफी बाकी है, तो अभी आपको मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रखेंगे, थोड़ा सा भ्रम में रखेंगे। कई बार आपको सिर दर्द वगैरह होगा, आपको काफी थकान भी होगी, और आपको लगेगा कि आपको बहुत बड़ा कोई टारगेट अचीव करना चाहिए, आपको बहुत कुछ करना चाहिए जीवन में, और ये आपको ऐसी स्थिति क्रिएट करेंगे जहां पर आप हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आके कोई काम करेंगे, और जीवन में हमेशा आप बहुत ज्यादा ही चाहेंगे, जिस भी चीज को आप चाहेंगे ज्यादा ही चाहेंगे। आप
लग्जरी चीज़ों को, ऐशो आराम की चीज़ों को बहुत ज़्यादा चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा और यहाँ पर आप हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा असंतुष्टि देने वाले हैं। राहु आपको काफ़ी तेज़ बनाएँगे, आपके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा तेज़ बनाने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी गलत तरीका अपनाएँ। राहु आपको बहुत ज़्यादा फेमस कर सकते हैं, आपका फ़ॉरेन से कोई कनेक्शन बन सकता है। इसी तरीके से केतु गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव के कार्यों से बिल्कुल आपको डिटैच करने वाले हैं फिलहाल। अगर किसी की कोई मैरिज भी होती है इस समय, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को आ सकती है। आपका कोई बिज़नेस हो वो ठीक से ग्रो नहीं करेगा, आपने अगर पार्टनरशिप कर रखी है तो पार्टनरशिप में भी काफ़ी सारे व्यवधान आ सकते हैं। इसी तरीके से आपको नए कोई पार्टनरशिप के अगर ऑफ़र मिलते हैं इस दौरान, तो आपको उन ऑफ़र्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये स्थिति में पार्टनर के साथ भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है। ये सारे आपको यहाँ पर कुछ ध्यान रखना होगा बातों का। यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं और अब बात करते हैं आपके लिए कौन-कौन से अच्छे और खराब दिन निकल के आ रहे हैं। तो सबसे अच्छे दिनों की बात करी जाए 2, 3 उसके बाद 12, 13 और 14 फिर 17 से 21 तारीख तक और 29 और 30 ये दिन आपके लिए थोड़े अच्छे रहने वाले हैं। इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा। अगर खराब दिनों की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे 22, 23 और 24 तारीख को, जहां चंद्रमा विर्गो में गोचर करेंगे। ये आपके कार्यस्थल के लिए अच्छा नहीं होगा। 22, 23 और 24 तारीख को आपके ऊपर मानसिक रूप से प्रेशर हो सकता है। आप अपने रूटीन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा नियंत्रण में नहीं रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित कोई इश्यू आपके उभर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है इन 3 दिनों में। इसके बाद चंद्रमा स्कॉर्पियो में जब जाएंगे 27 और 28 तारीख को, तो ये स्थिति में आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। 27 और 28 को कोई धन लाभ जरूर हो सकता है अचानक, लेकिन यहाँ आपको मानसिक रूप से परेशानी काफी ज्यादा होगी, दुर्घटना वगैरह होने के भी चांसेस रहेंगे। चंद्रमा जब मीन राशि में गोचर करेंगे 8 और 9 तारीख को इनका ये गोचर होगा। 8 और 9 तारीख का समय आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके घर के कार्यों के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो इन 2 दिनों में आपको टालना चाहिए। इन 2 दिनों के अलावा आप किसी और दिन कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो ये 8 और 9 का जो समय है आपके रूटीन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला रहेगा। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।